अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिब गौरियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 का लेक्चर नंबर 10। जो पहले हम लोगों ने जो शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट किए थे उसके 9 लेक्चर हो गए थे। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टॉपिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम डिटर्मिनेशन। तो वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में रीड की है कि जहां गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ और टैक्सेस को रेगुलेट करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक को एज अ टूल यूज़ करते हुए मनी सप्लाई को रोका जाता है। अब देखें कि ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मैक्रो लेवल पे जो है वर्क करती है। तो इसकी मेन एग्जांपल, जो बड़ी एग्जांपल है, वो है इन्फ्लेशन। कि देखें किसी भी मुल्क में जब जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, काफ़ी जो है मैक्रो लेवल पे जब वो पहुंच जाती है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है एज अ टू यूजिंग अ सेंट्रल बैंक एज अ टूल। ठीक है, तो इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को ये दी गई है, आप लोग रीड कीजिएगा। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। यहाँ आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस यहाँ किया गया है। तो और ये देखें कि मैं आप लोगों को इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि सप्लाई ऑफ मनी को जैसे किसी इकॉनमी में कंट्रोल किया जाए, ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट उस इकॉनमी में ज़्यादा हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट उस इकॉनमी में, तो ऐटोमेटिकली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस इकॉनमी की इंक्रीज़ कर जाएगी। देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर टू। वन इज़ क्वालिटेटिव, सेकेंड इज़ क्वान्टिटेटिव। इनके सब टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं। वन इज़ बैंक रेट पॉलिसी। के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में जो है बैंक रेट पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। ये और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन हमारे पास है नेचर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी वर्क। ये नीचे जो है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अब जाहिर सी बात है ये सेंट्रल बैंक को यूज़ करती है। तो सेंट्रल बैंक जो है उसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि क्या चीज़ किसी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है मनी की, या क्या चीज़ जो ज़्यादा है। इन टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज़ करते हुए वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी अपना काम करती है किसी भी इकॉनमी में। देन ये ग्राफ्स वगैरह हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि ग्राफ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। देन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ये थ्योरी जो है ये आगे हम लोगों ने रीड करनी है। ये क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन। देन रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू किन्शियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। देन थर्ड इज रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि अगर हमने किसी इकॉनमी में लेवल ऑफ प्राइस को डिटर्मिन करना हो तो उसके लिए सप्लाई ऑफ मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कि अगर आप लोगों को किसी भी इकॉनमी में पता करना हो कि यहाँ इस इकॉनमी का प्राइस लेवल क्या है, तो आप लोगों को फर्स्टली पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या है उस इकॉनमी में। ठीक है, मनी सप्लाई की वजह से ही हम जो है किसी भी इकॉनमी में वहाँ का प्राइस लेवल डिटरमिन कर सकते हैं। देन सेकंड इज रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू केनिशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आप लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि केनिशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, कि डिज़र्व टू होल्ड एंड कैश, कि एवरी पर्सन डिजर्व टू होल्ड कैश इज नोन एज लिक्विडिटी। तो इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू में ही इस्टेब्लिश होता है। जो सप्लाई ऑफ मनी और इन्फ्लेशन के दरमियान का रिलेशनशिप जो है, ठीक है, वो लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू में ही इस्टेब्लिश होगा, शॉर्ट रन में नहीं होगा। इंपॉर्टेंट MCQ है इसमें, और बाकी जो है इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देन फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मोनेट्रिस्ट। अब देखें मोनेट्रिस्ट जो है ये इसने अपनी एक पॉलिसी जो है बनाई थी
जिसे नाम दिया गया था न्यू थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर व्यू इन्फ्लेशन इन ए मॉनेटरी फिनोमिनन, इसकी थ्योरी के मुताबिक, जो इसने थ्योरी पेश की थी मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट ने, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, उसके मुताबिक कि इन्फ्लेशन जो है वो एक मॉनेटरी फिनोमिनन है। ओबियसली मॉनेटरी फिनोमिनन होगा। मैंने आप लोगों को पहले फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था कि ये जो है मैक्रो लेवल पे वर्क करती है, जबकि इन्फ्लेशन क्या है, मैक्रो प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन इज़ ए मॉनेटरी फिनोमिनन, नॉट अ फिजिकल फिनोमिनन, ठीक है। देन 15 स्टैगफ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन क्या है कि अगर किसी इकॉनमी में महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, तो इस इकॉनमी में जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। इसे क्या कहते हैं, इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। देन स्टैगफ्लेशन अराइजेस फ्रॉम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या था कि इट कॉजेज, या हम कह सकते हैं कि इट अकर्स व्हेन ओवरऑल प्राइस इंक्रीज, मीन जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा किसकी वजह से, कॉस्ट ऑफ वेजिस की कॉस्ट की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, और उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इसका मेन कॉज है। देन जो है मेन कॉज ऑफ यूएस स्टैगफ्लेशन ऑफ 1973-75 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें यूएस से क्या काम लेना इसमें। देन 18 हमारा लास्ट है, वो क्या, सॉरी लास्ट नहीं है, जो है स्टैगफ्लेशन का मैयर्स क्या है। मैयर्स, वन इज़ मार्केट पॉलिसीज़ के, मार्केट पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए स्टैगफ्लेशन को मैयर किया जा सकता है, फाइंड अप किया जा सकता है। वेजेस का पता होना चाहिए या सप्लाई ऑफ मनी का पता होना चाहिए, तो हम स्टैगफ्लेशन को जो है मैयर कर सकते हैं। देन हमारे पास फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व जो है ये एक जो है इकोनॉमिस्ट थे विलियम फिलिप्स, उसने जो है ये फिलिप्स कर्व का जो है इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करवाया था फिलिप्स कर्व को। तो उसके मुताबिक, जो विलियम फिलिप्स हैं उनके मुताबिक, उनकी थ्योरी के मुताबिक कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इन्वर्स रिलेशनशिप, कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन नहीं है। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरे डिक्रीज़ होगी, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो, जबकि इन्वर्स होता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। इसकी मेन जो है कॉन्सेप्ट यही है। आई थिंक कि आप लोगों को ये जो है लेक्चर नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो या समझ में ना आई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।